हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, वो पार्ट नंबर 6 जाकर पहले पार्ट नंबर 6 जाकर देख लो, सो दैट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना आ जाए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे आके चेक कर सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इसके लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, हमने दो पेयर बनाने हैं लीनियर इक्वेशन के। फिर हमने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर हमने उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब कि अगर इन्होंने बोल ही दिया कि उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है दो नंबर्स, एक को मान लो कुछ भी, दूसरा मान लो, एक को मान लो x, दूसरा मान लो y। उन्होंने बोला कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस है, दो नंबर के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस कब होता है, जब एक नंबर क्या हो बड़ा हो, दूसरा नंबर क्या हो छोटा हो, तभी डिफरेंस होएगा। मान लो एक नंबर आपने लिया 2, दूसरा नंबर आपने लिया 8, उनके बीच में तभी डिफरेंस आएगा ना। मतलब 2 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का। अगर आप नंबर सेम सेम ले लोगे, मतलब पहला नंबर भी क्या लिया 2, दूसरा नंबर भी क्या लिया 2, क्या उनके बीच में डिफरेंस होएगा? नहीं होएगा। इट मींस यहां पे क्या है आपके पास, यहां पे क्या है आपके पास, दो नंबर ऐसे होने चाहिए, एक नंबर बड़ा होएगा, एक नंबर छोटा होएगा, तभी जाके उनके बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। आंसर 1, पार्ट 1, लेट द लार्जर नंबर बी x। कितने x है? मैं मानता हूं कि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो कितने x है, कितने x है। आगे लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू y। मैं मान लेता हूं मेरे पास जो छोटा नंबर है वो कितना है, y है। मैं मान लेता हूं जो मेरे पास छोटा नंबर है वो उसको मैंने कितना मान लिया, y मान लिया। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, 26 है। कितने, 26। अब देखो वो कैसे होएगा। मान लो आपने नंबर लिया, बड़े वाले नंबर लिया 10, कितना ले लिया 10। छोटे वाले नंबर ले लिया आपने 7, कितना ले लिया 7। उन्होंने बोला जो इसके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 26। मतलब कि इनके बीच का, ये नंबर और ये नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है। वो डिफरेंस कैसे आता है, अगर मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कर दूं, माइनस। अगर मैं 10 - 7 करूंगा तो वो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 3। क्या आएगा, 3। हमें यही जो 3 है वहां पे हमें डिफरेंस यही दिया हुआ 26। हमें नंबर नहीं पता क्या है, बट हमें यह पता है अगर बड़ा नंबर हमारे पास x है, छोटा नंबर हमारे पास y है, तो उसका डिफरेंस कितना है हमारे पास, 26। मतलब क्या हुआ, आपके पास बड़ा नंबर कितना था x, छोटा नंबर कितना है आपके पास y। तो डिफरेंस बोला, डिफरेंस मतलब माइनस, उसका जो डिफरेंस करके आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 26। कितना आ रहा है आपके पास, 26। देखो बड़ा नंबर अगर आपने 10 मानना है, छोटा नंबर आपने 7 मानना है, तो उसका डिफरेंस करके आंसर कितना आ रहा है, 3। तो हमें ये डिफरेंस ही गिवन है, बट हमें नंबर नहीं पता, तो हमने नंबर x और y लेके चल रहे हैं। इतना समझ में आया, ठीक है ना। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यहां से एक इक्वेशन क्या आई आपके पास, x - y इक्वल्स टू 26। क्या आई आपके पास, x - y इक्वल्स टू 26। अब आगे एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। और जो एक नंबर है, मतलब जो आपने एक नंबर अज्यूम किया है x या y, वो 3 टाइम्स है दूसरे का। वो क्या है, 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। वो क्या आपके पास, 3 टाइम्स द अदर नंबर। मतलब क्या हुआ, एक बार समझो इसको ध्यान से। मान लो आपने जो बड़ा नंबर लिया वो 18 लिया। मान लो जो आपने बड़ा नंबर लिया वो कितना लिया, 18 लिया। और जो आपने छोटा नंबर लिया है वो कितना लिया, 6 लिया।
जो आपने बड़ा नंबर लिया है वो 18 लिया और जो छोटा नंबर लिया वो 6 लिया है। तो जो 18 है वो इसका कितने टाइम्स है, जो 18 है वो इसका कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। मतलब क्या हुआ इसका, 18 है जो वो आपका वो इक्वल्स टू 3 इंटू 6 है। क्या है आपके पास, 3 इंटू 6। हमेशा बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का टाइम्स हो सकता है। मतलब क्या हुआ, छोटे नंबर क्या है आपके पास 6, बड़ा नंबर क्या है 18। 18 जो नंबर है आपके पास वो छोटे नंबर का कितने टाइम्स है, वो यहां पे है 3 टाइम्स। तो मतलब कि अब सेकंड इक्वेशन क्या आएगी यहां से, आल्सो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर। एक चीज यहां पे याद रखना, क्या छोटा नंबर बड़े नंबर का टाइम्स में हो सकता है। मतलब कि आपने 18 और 6 लिया था, क्या 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 18 हो सकता है, 3 इंटू 18 हो सकता है, कभी नहीं होएगा। हमेशा बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का कुछ ना कुछ मल्टीपल करके वो इक्वल हो सकता है। जैसे कि 18 इक्वल्स टू 3 इंटू 6, अगर मैं 6 को 3 टाइम्स कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, बड़े नंबर के इक्वल आएगा। तो मतलब यहां पे हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, लेट द लार्जर नंबर इज x। लार्जर नंबर कितना आपके पास, x इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर नंबर क्या है हमारे पास, मतलब स्मॉल नंबर क्या है, y। तो मतलब आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल्स टू 3y। क्या बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, x इक्वल्स टू 3y। इतना समय आया कि सेकंड इक्वेशन कैसे बनी है, इतना समय आया सेकंड इक्वेशन कैसे बनी है, बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब कि x और y की वैल्यू निकालनी है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, हमें पहले से गिवन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बाय चांस वहां पे कोई मेथड ना गिवन हो तब आप जो हम आगे मेथड सीखेंगे अब वो भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इतना समय आया। अभी हमें गिवन है सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा भी हुआ है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करके क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इतना समय आया। अब हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू 3y। क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू 3y। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब यहां से देखो, अब यहां पे x तो पहले से निकला हुआ है, x की वैल्यू तो पहले से निकली हुई है, वो कितनी है आपके पास 3y। कितनी है आपके पास 3y। यहां पे x की वैल्यू तो पहले से निकली हुई है, वो कितनी है आपके पास 3y। तो इस x की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूं, इस x की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूं। लिखोगे अब क्या, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन की जो x की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू है x इक्वल टू 3y, यहां पे x की वैल्यू पहले से आई हुई है, सॉरी। तो अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, मैं ये वैल्यू क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट, लिख लो सेकंड पार्ट ऑफ x इन इक्वेशन 1। मतलब कि आपको क्लियर हो जाए कि सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, x माइनस y इक्वल्स टू 26। तो x यहां पे क्या है आपके पास 3y, तो x की जगह 3y पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। क्या आ गया आपके पास, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। तो 3y माइनस y कितना होता है आपके पास, 2y इक्वल्स टू 26। तो y क्या होएगा, 26 डिवाइड बाई 2 से 26 क्या हो गया, कट हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 13। कितनी आ गई आपके पास 13। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 13। अब हमने क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाल ली है उस इक्वेशन के अंदर क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर क्या करते हैं हम, y की वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या करते हैं हम, पुट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, क्योंकि y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 13 इंटू 3 39। कितना आ गया आपके पास 39। देखो x आ गया आपके पास 39 और y कितना आ गया आपके पास
13, कितना आ गया आपके पास 13। अगर किसी बच्चे को ये लगता है, अगर किसी बच्चे को ये लगता है जो आपकी x और y की वैल्यू क्या आई है, गलत आई है, अगर लगता है आपको कि ये वैल्यू सही है या नहीं है, मतलब वेरीफाई करना है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू को जो आपने इक्वेशंस बनाई हैं, ये वैल्यू को जो आपने इक्वेशंस बनाई है, जैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। पुट करने के बाद अगर आपके पास LHS और RHS आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, सो इट मींस आपकी वैल्यू क्या आई है, x और y की वैल्यू क्या आई है, बिल्कुल सही आई है। इतना समझ आया, इतना समझ आया। एक बार मैं एक पार्ट करके भी दिखाता हूं कि वेरीफाई कैसे करते हैं, उसके बाद हमें वैसे पूछा नहीं गया बट मैं आपको करके बता रहा हूं। अब यहां पे पहले आप एक चीज लिखोगे, सो देयरफॉर द लार्जर नंबर, देयरफॉर द लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर को हम क्या मान के चले थे, x, तो x की वैल्यू क्या है 39, इज 39 एंड द स्मॉलर नंबर, एंड द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर को हम क्या मान के चले थे, y, यहां पे y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 13, तो स्मॉलर नंबर कितना हो गया 13। ये वहां पे लाइन लिखनी जरूरी है, वरना आपके हाफ या 1 मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि आपने ये डिफाइन नहीं किया कि लार्ज नंबर की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, आपने x और y की वैल्यू निकाल दी बट आपने डिफाइन नहीं किया, तो ये लिखना भी जरूरी है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं वेरीफाई, बट यहां पे हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि अगर बाय चांस आंसर क्या आ रहा है, आपको लग रहा है कि गलत आ रहा है या सही आ रहा है, आपने वेरीफाई करना है, तो कैसे कर सकते हो। यहां पे x की वैल्यू क्या है 39, यहां पे y की वैल्यू क्या है 13, ठीक है। तो इसमें से आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो, क्या करो, एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जैसे मैं इसके अंदर ही पुट कर रहा हूं पहली इक्वेशन के अंदर, तो x की वैल्यू क्या है 39 माइनस y की वैल्यू क्या है 13, तो 39 माइनस 13 कितना होता है 26, कितना होता है 26, तो LHS की वैल्यू क्या आ गई 26 और RHS भी क्या आ रहा है आपके पास 26, तो मतलब कि आपके जो x और y की वैल्यू आई है वो क्या है, बिल्कुल सही आई है। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इसको इरेज कर दूं अभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। किसके ऊपर, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले बात ये बताओ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। सप्लीमेंट्री होता है कि किसी भी एंगल्स का सम 180 डिग्री होएगा, किसी भी एंगल्स का सम क्या होएगा 180 डिग्री, एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसी भी दो एंगल्स का सम क्या होएगा 90 डिग्री। कितना होएगा 90 डिग्री। हमें क्या बोला हुआ था, लार्जर एंगल, मतलब क्या हुआ, यहां से सिंपल डिफाइन हो गया कि हमारे पास एक एंगल क्या होएगा लार्जर, दूसरा एंगल क्या होएगा स्मॉलर, उन दोनों का सम कितना होएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होएगा, यहां पे लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब क्या है, यहां पे सप्लीमेंट्री दे दी है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दो एंगल्स का सम कितना होएगा 180 डिग्री होएगा। क्या होएगा 180 डिग्री। तो हम यहां पे लिखते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम यहां पे, लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x। मैं मान के, सॉरी नंबर ही एंगल, यहां पे एंगल है तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल, लेट द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x। मैं मान के चल रहा हूं जो हमारे पास लार्जर एंगल है वो कितना है x है। अब आगे लेट द स्मॉलर, एक स्मॉलर भी तो होएगा, लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y। मैंने लार्जर क्यों लिया, यहां पे पहले ही बोल दिया द लार्जर ऑफ टू, लार्जर मतलब बड़े वाला, तो मैंने बड़ा एंगल ले लिया x और छोटा एंगल ले लिया y। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पहले ही हमें दे दिया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इट मींस according to question the sum of two angles is supplementary, the sum of two angles is supplementary। दो एंगल्स का सम कितने सप्लीमेंट्री है, क्या है सप्लीमेंट्री। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बन गया आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब ये वही बात होगी कि आपने जो अभी फर्स्ट पार्ट नहीं किया कि जो बड़ा नंबर था वो स्मॉलर नंबर से 26 क्या था, ज्यादा था। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना। तो यहां पे वही तो बात है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। बड़ा एंगल छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। मतलब कि अगर आप बड़ा एंगल मान के चल रहे हो 90 डिग्री और छोटा एंगल मान के चल रहे हो 30 डिग्री, तो 90 ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। तो बड़ा एंगल छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना ज्यादा है, इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। इन्होंने क्या बोला है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, इन्होंने बोल रखे 18 डिग्री। बट यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास बड़ा एंगल 90 है, छोटा एंगल क्या है 30 डिग्री है। तो वो बड़ा एंगल छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, वहां पे माइनस कर लेंगे। तो वैसे ही हम यहां पे क्या लिखेंगे, आल्सो द लार्जर ऑफ two supplementary angles, also the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। मतलब कि क्या हो रहा है, वो जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपने बड़ा एंगल क्या मान के चले हो, x, क्या मान के चले हो x, और छोटे एंगल क्या मान के चले हो y। तो कितना ज्यादा है बड़ा एंगल छोटे एंगल से, तो हम माइनस करना पड़ेगा, वो हमें गिवन ही है कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। तो हमें x और y की वैल्यू क्या है, पहले से गिवन है कि x माइनस वाई कितना होगा, 18 डिग्री होगा। अब हमने इक्वेशन तो हमने क्या कर ली, बना ली। अब हमने क्या कर ली, इक्वेशन तो बना ली। अब हमने क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड करके x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको आता है, आपको भी आता है। पहले वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करने की ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या रखो, कंटिन्यू रखो। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो आपको मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि जो इजी लगेगी उसमें से क्या कर लेना, आप x या y की वैल्यू क्या कर लेना, फाइंड कर लेना। तो इसमें से कौन सी वैल्यू इजी लग रही है, कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है, सेकंड वाली थोड़ी सी देखने में क्या लग रही है, इजी लग रही है। यहाँ पे 180 डिग्री काफी बड़ा हो जाता है, तो हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ 1 पार्ट, इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड पार्ट। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं है सेकंड ही लेनी है, आप फर्स्ट वैल्यू भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। अब x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 18 प्लस वाई आ गई। अब क्या करेंगे हम, सो substitute the value of x, so substitute the value of x of equation 2 in equation 1। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इक्वेशन 2 की x की वैल्यू आई है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुट करना। मतलब कि जो आपने कोई वैल्यू निकाली है वो दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या कर देना, पुट कर देना। उसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू पहले वाले में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहां पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 18 प्लस वाई, क्या है 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 प्लस वाई। मैंने आपको बोला हमेशा जो भी वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे हमेशा ब्रैकेट में रखना, तब आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। मतलब इतने कम चांसेस हो जाएंगे आपकी गलती होने के, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। अब आगे इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पे आ गया 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2y क्यों आया, क्योंकि यहां पे क्या है 18 प्लस वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई कितना होता है 2y। तो 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। कितना आ गया आपके पास 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। मतलब क्या हुआ आपके पास 2y इक्वल्स टू 162 डिग्री, क्योंकि माइनस करके कितना आ गया आपके पास 162 डिग्री। अब y इक्वल्स टू 162 डिग्री अपॉन 2, तो कट के ये कितना हो गया आपके पास 81 डिग्री। कितना आ गया आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 81 डिग्री। अब ये 81 डिग्री हमारे पास y की वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 2। अब मैं क्या करूंगा,
इस y की वैल्यू को क्या करूंगा, पुट करूंगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इसके अंदर क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, उसके बाद यहाँ पे x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू 18 प्लस 81 डिग्री, क्या हो गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 18 प्लस 81 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 99 डिग्री। कितनी आ गई आपके पास, 99 डिग्री। कितनी आ गई आपके पास, 99 डिग्री। वैसे भी अगर आपने चेक करना है तो 99 प्लस 81 कितना होता है, 180। तो बिल्कुल सही है, देखो x प्लस वाई को 180, बिल्कुल सही है। हमारे पास आंसर क्या आ गया, x और y का बिल्कुल सही आ रहा है। अब आगे क्या लिखोगे आप, देयरफॉर लार्जर एंगल को हम क्या मान के चले थे, x, लार्जर एंगल को हम क्या मान के चलते हैं, x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 99, कितनी है 99, तो 99 डिग्री आ गया। एंड स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, कितना आया था 81 डिग्री, कितना आया आपके पास 81 डिग्री। इतना समय आया, ये लाइन लिखनी वहां पे जरूरी है, समय आया इतना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार इसका, हो गया, इरेज करते हैं अब इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। किसके ऊपर, पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में क्या गिवन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls of for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हमने क्या करना है, हमें बोला गया है कोच है क्रिकेट टीम की जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स फाइंड बाई किए, कितने रुपीज़ के, 3800 के, कितने के 3800 के। एंड लेटर शी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, मतलब 1750 के उसने बाद में फिर से क्या किए हैं, बाय किए हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है पहले, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके हमने ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू ₹x। मैं मान के चल रहा हूँ एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक बैट की कॉस्ट क्या है, ₹x, क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं। अब आगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू ₹y। और मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बॉल की कॉस्ट क्या है, ₹y है। मैं मान के चल रहा हूँ एक बैट की कॉस्ट ₹x है और एक बॉल की कॉस्ट क्या है, ₹y है। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोच बाइज क्या है, कोच ने बाय किए कितने, 7 बैट्स, कितने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज कितने 3800 के, कितने रुपीज के 3800 के क्या किया उसने, बाय किए हैं 7 बैट एंड 6 बॉल्स, ये हमें पहले से गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट प्लस 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू रुपीज 3800। कितना आ गया उसका, रुपीज 3800। इतना समझ आया। तो यहाँ पे 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है, x, कितनी है x, प्लस 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या हम मान के चले हैं, y, कितनी मान के चले हैं, y, तो 6y इक्वल्स टू रुपीज 3800। कितनी आ गई हमारे पास, 3800। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 7x प्लस 6y इक्वल्स टू रुपीज 3800। इतना समझ आया। अब सेकंड इक्वेशन, आल्सो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आल्सो लेटर शी बाइज, उसने बाय किए कितने बैट, 3 बैट्स एंड कितने बैट्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, कितने रुपीज की, 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 की, कितनी की 1750 की उसने क्या किए, लेटर बाय किए हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स उसने क्या किए, बाय किए। अब आगे हमको पता है 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट प्लस 5 इंटू कॉस्ट
वन बॉल इक्वल्स टू किसके होएगा, वो इक्वल्स टू 750 रुपीज़ के इक्वल होएगा। अब देखो क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन बैट लगाने से क्या होएगा, वो 3 बैट की कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि 3 से क्या करते हैं हमने उसको मल्टीप्लाई, प्लस कॉस्ट ऑफ वन बॉल, जितनी भी एक बॉल की कॉस्ट है, अगर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या होएगा, 5 बॉल्स की कॉस्ट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो उसने 3 बैट और 5 बॉल्स की जो कॉस्ट इकट्ठी की है, उसने उसके रुपीस दिए 1750। कितने दिए, 1750। तो उसके अकॉर्डिंग तो यही इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल यही बनेगी। अब आगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 इंटू कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या मान के चलते हैं, एक्स, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 5 इंटू कॉस्ट ऑफ वन बॉल की कॉस्ट क्या है, y, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। कितनी आ गई हमारे पास, 1750। इतना समझ आया, ठीक है। अब हमने इक्वेशन तो बना ली, अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, फिर हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या मान के चलते हैं, पहले हमारे पास इक्वेशन है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। इतना समझ आया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। आप इसमें से करना चाहते हो इसमें से कर लो, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो इसमें से कर लो, कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड में से करना है, कोई भी आपका मन करता है उसमें से करो। जैसे कि मैं इसमें से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, क्योंकि ये 6y इधर क्या होता है ऐड, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट का, तो x इधर क्या हो रहा है 7 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7, क्या आ गया आपके पास 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। इतना समय आया, इतना समय आया, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड पार्ट में। नाउ substitute the value of x in equation, कौन सी इक्वेशन है वो 2, उसके अंदर हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है, क्योंकि हमने इसमें से x की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करेंगे हम, ये वैल्यू को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y इक्वल 1750, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है वो पुट कर लेते हैं। 3 इंटू, हमेशा x की वैल्यू को क्या करना है, ब्रैकेट में, गलती होने के चांसेस कम। क्या है यहाँ पे 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। क्या है आपके पास, इक्वल्स टू 1750। इतना समय आया, इतना समय आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 और 3 आपस में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या 3 और 7 किसी टेबल में आते हैं एक साथ, नहीं आते, तो ये कट ही नहीं सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस का एलसीएम ले लेते हैं। किसका, एलएचएस का, लेफ्ट हैंड साइड का क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे लगाते हैं हम 1। क्या लगाते हैं 1। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7। 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 7। तो नीचे लिख दिया मैंने 7। 7 डिवाइड बाई 7, 7 डिवाइड बाई 7 1। 1 इंटू ये पूरी इक्वेशन, 1 इंटू ये पूरी इक्वेशन सेम ही आएगी। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y ब्रैकेट क्लोज। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब आगे 7 डिवाइड बाई 1, 7 डिवाइड बाई 1 क्या होता है, 7 ही होता है। 7 इंटू 5y, 7 इंटू 5y 35y इक्वल्स टू 1750। इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 1750। इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 1750। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसको, इसको 3800 इंटू 3, 3800 इंटू 3 से क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 0 0 24 11400। कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करके, 11400 माइनस 3 इंटू 6 18y। कितना आ गया आपके पास, 18y प्लस 35y प्लस 35y। अब ये 7 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, ये पूरा। अब देखो पूरी एलएचएस की इक्वेशन के नीचे ना 7, पूरी एलएचएस की इक्वेशन के नीचे ना 7, तो 7 अब दूसरी तरफ आके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई, मतलब आरएचएस की तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। 1750 इंटू 7 कितना आ गया आपके पास, 1750 इंटू 7। तब आगे
11400, यहाँ पे क्या -18y, यहाँ पे क्या आपके पास -18y, और ये क्या आपके पास +35y, ये क्या आपके पास +35y, तो कितना आ गया आपके पास +17y इक्वल्स टू, देखो 18y और 35y माइनस करके कितना आ गया मेरे पास प्लस का 17y आ गया। अब आगे 1750 इंटू 7, 1750 इंटू 7 कितना होता है, वो होता है आपके पास 12250, कितना होता है आपके पास 12250, ठीक है। अब ये इधर क्या हो रहा है, ये इधर क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ ये क्या होगा, ये माइनस का क्या होगा, माइनस का, तो 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400, कितना 1114। अब क्या हो गया 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400, कितना आ गया आपके पास 11400। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 17y इक्वल्स टू माइनस करके आ गया आपके पास ये 400, क्या आ गया आपके पास 850, कितना आ गया आपके पास 850, माइनस करके क्या आ गया आपके पास 850। तो यहां से अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको इरेज कर दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं हमें। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब उसके नेक्स्ट वाला पार्ट इधर है, नेक्स्ट पार्ट यहां पे कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या है आपके पास 17y इक्वल्स टू 850, अब y इक्वल्स टू 850 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 850 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 17, क्या है 17। अब देखो 17 क्या डिवाइड हो सकता है 850 से, बिल्कुल हो सकता है। कितनी टर्म पे, 50 के टर्म पे, कितने पे 50 पे, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 50, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 50 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 50, क्योंकि 850 डिवाइड बाई 17 करोगे तो कितना होता है 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 50। नाउ अब क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, इसके अंदर क्या कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं। तो 7x, x तो एज इट इज रहेगा, तो y की वैल्यू क्या है प्लस 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 50 इक्वल्स टू 3800, क्या आ गया आपके पास 3800। तो 7x प्लस 6 इंटू 50 300, 6 इंटू 50 300 इक्वल्स टू 3800, इक्वल्स टू 3800, क्या आ गया आपके पास इक्वल्स टू 3800। अब आगे 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 7x इक्वल्स टू 3500 आ गया, एंड x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3500 डिवाइड बाय 7, तो ये कट गया 5 के टेबल पे, तो मतलब क्या आ गया इसका 500, कितना आ गया आपके पास इसका 500। x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50, कितनी आ गई आपके पास 50। नाउ x हम क्या मान के चले थे, कॉस्ट ऑफ वन बैट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट को हम क्या मान के चलते हैं x की बैट की कॉस्ट कितनी है ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज हम कितना मान के चले हैं, वन बॉल का y की वैल्यू क्या है आपके पास 50, तो मतलब एक बॉल की कॉस्ट कितनी है आपके पास 50 और एक बैट की कॉस्ट कितनी है आपके पास 500, कितनी है आपके पास 500। इतना समय आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि जो टैक्सी है, टैक्सी वाला बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो सिटी के अंदर एक तो अपना फिक्स अमाउंट लेगा ही लेगा। अगर आपने एक टैक्सी को क्या किया है, बुक किया है, तो वो अपनी एक फिक्स अमाउंट तो लेगा ही लेगा, साथ में जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, चार्जेस को पेड करेगा, मतलब चार्जेस लगाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 10 किलोमीटर के हिसाब से वो 1 किलोमीटर के चार्ज तो लेगा ही लेगा, साथ में उसने फिक्स चार्ज लगाए हैं कि इतने चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो चाहे 10 किलोमीटर चलो, इतना चार्ज मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। वो उसने कितना लगाया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। मतलब कि एक बंदे ने क्या किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसने कितने रुपए पे किए, ₹105 क्या किए, पे किए। तो
तो मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आता है आपके पास, इक्वेशन बनती है वो ये है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्जेस, मैं मान के चल रहा हूँ जो उसने फिक्स चार्ज किए हैं उसको रुपीज में मान के चल रहा हूँ एक्स, कितना मान के चल रहा हूँ, इक्वल्स टू रुपीज एक्स, एंड लेट द चार्जेस, लेट द चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ उसने कितने लिए हैं, रुपीज वाई, मतलब हर 1 किलोमीटर का चार्ज अलग है और फिक्स चार्जेस जो लगने ही लगने हैं वो अलग है। समझ आया? मतलब कि उसने 1 किलोमीटर का, हर 1 किलोमीटर का कितना रुपीज लेता है वाई, और फिक्स चार्ज कितने लेता है रुपीज एक्स, में मान के चल रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर, द चार्जेस पेड इज, द चार्जेस इज, चार्जेस कितने हैं, इज रुपीज 155, कितने हैं 105, सॉरी 105, इज रुपीज 105, मतलब कि 10 किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस कितने हैं, रुपीज 105, कितने 105। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस प्लस फिक्स्ड चार्जेस प्लस 10 इंटू चार्ज ऑफ, चार्जेस ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू रुपीज 105, मतलब कि फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपने कोई भी टैक्सी बुक की है तो उसके फिक्स चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, साथ में आप जितने डिस्टेंस ट्रेवल की हो पर किलोमीटर के हिसाब से उसने जो चार्ज लगाया होगा वो उसको क्या कर देगा, उसके मल्टीप्लाई, उतने उसके रुपीज कितने बने हैं 105, कितने बने हैं 105। तो फिक्स चार्जेस क्या थे हमारे पास एक्स, तो एक्स प्लस 10 इंटू चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के चार्ज कितने मान के चले हम, रुपीज वाई, तो 10 इंटू वाई इक्वल टू उसने कितने रुपीज पे किए हैं 105, कितने रुपीज पे किए हैं 105। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 105, कितनी आ गई हमारे पास, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 105। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ रुपीज 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 155, ठीक है। आल्सो for a journey of, also for a 15 kilometer, also for a 15 kilometer charges paid is, charges paid is rupees कितनी है 155, मतलब कि 15 किलोमीटर चलने पे उसने कितने चार्ज पे किए, रुपीज 155। तो डिट्टो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन बनाई है वैसे सेकंड। तो फिक्स चार्जेस क्या होंगे हमारे पास, फिक्स्ड चार्जेस प्लस 15 इंटू चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज है उसको 15 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और साथ के साथ क्या लग रहे हैं फिक्स चार्ज लग रहे हैं, और उसने इसको टोटल कितने पे किए, पेड किए उसके रुपीज 155, कितने रुपीज 155, कितने रुपीज 155, इतना समय आया, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन आते हैं, फिक्स चार्जेस क्या आते हैं, मान के चले रुपीज एक्स प्लस 15 चार्ज पर किलोमीटर क्या मान के चले वाई इक्वल टू उसने कितना पे किया 155। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू रुपीज 155, इतना समय आया, इतना समय है। मतलब कि क्या हो रहा है, अगर आप कोई भी चीज बुक कर रहे हो, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ टैक्सी अगर आप बुक कर रहे हो, कैब बुक कर रहे हो, तो वहां पे आपके जो फिक्स चार्ज लगेंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ के साथ जितने किलोमीटर आप चलोगे पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जेस बनेंगे वो मल्टीप्लाई करके प्लस फिक्स चार्ज करके आपने जितने पे किए हैं वो आपके पास क्या होएगा, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आएगी। मतलब कि यहाँ पे आपने क्या किया, फिक्स चार्जेस जो आपके हैं वो तो लगेंगे, साथ में आप कितने किलोमीटर चले हो, 10 किलोमीटर चले हो, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है उसको 10 के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस फिक्स चार्जेस करके आपने कितने रुपीज पे किए 105 रुपीज क्या किए पे किए। वैसे सेकंड इक्वेशन में क्या है, आप 15 किलोमीटर को चले हो, 15 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से वो 15 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस साथ के साथ क्या लगेंगे फिक्स चार्जेस जो लगने ही लगने हैं, उन दोनों को प्लस करके आपने कितने रुपीज पे किए रुपीज 155। इतना समझाया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन भी आ गई, इतना समझाया। अब आगे, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन तो बना ली, अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट। तो हम मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105, इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस
15y इक्वल्स टू 155, इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड इक्वेशन। क्या नाम देता हूँ? सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स टी या वाई की वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्स इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। क्या आ गई मेरे पास? x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। अब ये x की वैल्यू को क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। कितनी है मेरे पास, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 105 माइनस 10y प्लस 15y माइनस 10y प्लस 15y, तो कितना आ गया आपके पास, 5y। मतलब कि 105 प्लस 5y इक्वल्स टू 155। तो 105 इधर क्या हो रहा है, ऐड, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या होएगा, ये सब्ट्रैक्ट होएगा। तो क्या आ गया आपके पास, 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू 50। 5y कितना आ गया, 50। तो y कितना आ गया आपके पास, 10। y कितना आ गया, 50 डिवाइड बाई 5, मतलब कि आपके पास आ गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। अब इस y की वैल्यू में पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं 1 के अंदर y की वैल्यू क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, सो दैट मेरे पास किसका आंसर आ जाए, x का आंसर आ जाए। क्या आ जाए, x का आंसर। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, पहली इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। क्या है मेरे पास, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई थी, 10। 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105। तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 105। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100। ये माइनस 100 क्यों हुआ है, क्योंकि 100 इधर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कितनी आ गई आपके पास, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। मतलब कि जो आपके फिक्स चार्जेस लग रहे थे, मतलब कि हर एक राइड के ऊपर चार्जेस लग रहा था, वो कितना था, ₹5। सो देयरफॉर फिक्स चार्जेस इज ₹5। कितना था आपके पास, 5। एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना था, ₹y था ना, y की वैल्यू क्या है, 10। मतलब कि चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से कितना था आपके पास, ₹10। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है, 10। तो कितना था आपके पास, ₹10। फिक्स चार्जेस कितने रुपए लेता था वो, ₹5। एंड पर किलोमीटर के चार्जेस कितने लेता था वो, ₹10 लेता था। अगर किसी को डाउट है कि आपका आंसर गलत आता तो आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, इसके अंदर पुट कर लो। देखो 5 प्लस 10 इंटू 10 105। तो LHS कितना आ रहा है, 105, और RHS भी कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी रुको, यहाँ पे क्या है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब कि हमें 25 किलोमीटर का निकालना है। मतलब कि क्या है, यहाँ ऊपर वाले को इरेज कर दो, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन की। मतलब कि एक पर्सन ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया, तो उसको कितने चार्जेस क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे दैट फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, चार्जेस क्या होंगे, हमें चार्जेस क्या होते हैं, एक तो फिक्स चार्जेस लगते हैं, इज फिक्स चार्जेस प्लस 25 किलोमीटर का जो चार्ज होएगा, क्या होएगा, चार्जेस पर किलोमीटर। वो क्या है हमारे पास, फिक्स चार्जेस क्या है हमारे पास, ₹5। फिक्स चार्जेस क्या है हमारे पास, ₹5 प्लस 25 इंटू चार्जेस पर किलोमीटर क्या है हमारे पास, ₹10। कितने हैं हमारे पास, ₹10। तो कितना हो गया, 5 प्लस 25 इंटू 10 250। तो कितना आ गया आपके पास टोटल, ₹255। कितना,
255 रुपीज इज टू बी पेड फॉर 25 फॉर ट्रैवलिंग कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। उसको कितने रुपीज देने पड़े 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपीज इज टू बी पेड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितने रुपीज पे करने पड़े 255। क्यों 5 रुपीज तो फिक्स चार्जेस जो लगते हैं, साथ में 25 किलोमीटर हो गया, चार्ज पर किलोमीटर कितना 10 तो 10 इंटू 25 250 प्लस फिक्स चार्ज कितने हो गए 5 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया 255 रुपीज हो गया। इतना समय है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे 5th पार्ट के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको मैं, बिल्कुल सही। अब 5th पार्ट में आपको क्या गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कि क्या है, अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर क्या होता है जो डिवाइड किया मतलब फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है जो फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 फ्रैक्शन बन जाएगी अगर मैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दूं 2 को ऐड कर दूं। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर मैं उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/6। हमने क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको ना तो न्यूमरेटर गिवन है ना हमको डिनोमिनेटर गिवन है, तो हम मान के चलते हैं 5th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं लेट द न्यूमरेटर equals to x and let the denominator equals to y। मैं मान के चल रहा हूँ न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y मान के चल रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a fraction becomes 9/11 a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator ये आप पूरा लिख लेना। अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11 बन जाएगी अगर मैं 2 को क्या कर दूं ऐड कर दूं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर भी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस कितना ऐड करना है 2 एंड डिनोमिनेटर हमेशा फ्रैक्शन के नीचे होता है, मतलब डिवाइड के नीचे होता है, तो डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड करना है 2, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी मेरे पास 9/11 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी मेरे पास 9/11 बन जाएगी। इतना समझ आया, न्यूमरेटर प्लस 2, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब कि फ्रैक्शन क्या बन जाएगी मेरे पास 9/11 बन जाएगी अगर मैं 2 को ऐड करूंगा न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। मैंने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया 2 को ऐड कर दिया न्यूमरेटर में भी एंड 2 को ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में भी, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन गई 9/11 क्या बन गई फ्रैक्शन बन गई। इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब आगे न्यूमरेटर क्या था हमारे पास, x, कितना ऐड कर रहा हूं मैं 2, डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास y, तो कितना ऐड कर रहा हूं मैं 2, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई 9/11 क्या बन गई मेरे पास x + 2 अपॉन y + 2 = 9/11, ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड क्या है, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अब आगे also if 3 is added 3 को क्या कर दूं ऐड कर दूं to both the numerator and denominator में then the fraction कितनी बन जाएगी मेरे पास, फ्रैक्शन इज कितनी बन जाएगी 5/6, देन फ्रैक्शन इज 5/6 कितनी बन जाएगी मेरे पास 5/6। मतलब कि जैसे हमने 2 को ऐड किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो मेरे पास फ्रैक्शन बनी थी 9/11। अब अगर मैं 3 ऐड करता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो मेरे पास फ्रैक्शन बनती है 5/6। मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर कितना ऐड करना है मैंने 3 में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है मैंने 3 को ऐड करना है, डिनोमिनेटर प्लस 3, तो फ्रैक्शन कितनी बनती है मेरे पास 5/6 कितनी बनती है मेरे पास 5/6। अब न्यूमरेटर क्या मान के चले हम x,
तो न्यूमरेटर को क्या मान के चले x प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर को हम क्या मान के चले y प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। कितना आ गया इक्वल्स टू 5/6। इतना समय आया। तो ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल्स टू 9/11। सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। इतना समय आया। अब हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इजी वे से इक्वेशन बनाते हैं, मतलब इजी वे में इक्वेशन बनाते हैं, मतलब सिंगल लाइन वाली जिसमें फ्रैक्शन में ना आए, मतलब डिनोमिनेटर ना हो जिसका। अब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का करते हैं। किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपके पास x प्लस 2, क्या है आपके पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 9/11 अपॉन y प्लस 2। अब देखो इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो इधर 11 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होएगा मल्टीप्लाई। क्या होएगा मल्टीप्लाई। इधर y प्लस 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होएगा मल्टीप्लाई। मतलब क्या हुआ, ये वाला 11 x प्लस 2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये y प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होएगा। मतलब x11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। क्यों किया ये मैंने, क्योंकि ये 11 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना समय आया। अब आगे 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 18। कितना आ गया आपके पास 18। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। मतलब कि 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ गई। एक्चुअल में जो रियल इक्वेशन आई है वो ये आ गया। ये फ्रैक्शन में थी, ये किस में आ गई, एक इक्वेशन आ गई जिसको हमें सॉल्व करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अब हम उठाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही 6 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई। इधर y प्लस 3 क्या हो रहा है y प्लस 3। ये चीज का ध्यान रखना, पूरा का पूरा टर्म उठाना होगा। ये नहीं कि आप यहाँ से सिर्फ x उठा लिए या यहाँ पे सिर्फ 3 उठा के उधर मल्टीप्लाई करने लगे। पूरी हमेशा ब्रैकेट में रखो। अगर आपने जो चीज दूसरी तरफ लेके जानी है तो उसको ब्रैकेट में रखो, सो दैट दूसरी तरफ पूरी की पूरी इक्वेशन वहां पे चली जाए। तो इधर 6 क्या होगा मल्टीप्लाई, इधर y प्लस 3 क्या होगा इधर आके मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3 आ गई। ठीक है, अब 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 3 15। कितनी आ गई आपके पास 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस ये 5y इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या होगा माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। मतलब कि आपके पास आ गया 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। इतना समय आया, इतना समय आया। ठीक है, अब आगे यहां से हम क्या करते हैं x की वैल्यू को क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। आपके पास यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। इतना समय आया, इतना समय आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। इस वैल्यू को क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास ये, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हम इसको मान के चले, इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इसके अंदर क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9y, हमेशा ब्रैकेट में रखनी है 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये क्या कैंसिल हो सकते हैं आपस में, 6 और 11 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ इसका, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले एलएचएस का क्या करते हैं एलसीएम। 11 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 11, 11 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 11। तो 11 डिवाइड बाई 11 1 इंटू ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आएगा सेम एज इट इज 9y माइनस 4। अब माइनस 11 डिवाइड बाई 1 11 11 इंटू 5 55y
इक्वल्स टू -3। अब इधर 11 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या हो सकता है, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। तो 6 × 9, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 × 9, 6 × 9 वो कितना हो गया आपके पास 40, सॉरी 6 × 9 हो गया आपके पास 54। कितना हो गया आपके पास 54y, 54y माइनस 6 × 4 24 माइनस 55y, माइनस 55y इक्वल्स टू -3 × 11। ये 11 डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 54y माइनस 55y वो कितना आ गया आपके पास -24 माइनस y इक्वल्स टू -33। तो -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, इतना हमें आया। तो कितना आ गया आपके पास -y इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया -33 प्लस 24, तो यहाँ पे क्या आ गया -9। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9। क्या आ गया आपके पास y की वैल्यू 9 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ वाले पार्ट को हो गया, इरेज कर दो इसको, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन की भी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब y की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। 1 नंबर इक्वेशन क्या आपके पास 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। क्या है आपके पास 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास वहां पे 9। क्या आई आपके पास 9। तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -4। तो 11x माइनस 9 इंटू 9 कितना होता है 81 इक्वल्स टू -4। तो 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 81, तो कितना आ गया आपके पास 11x इक्वल टू 77। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 77 डिवाइड बाई 11, मतलब कि क्या आ गया आपके पास 7। x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 7। अब y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू भी आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्या पूछा था, सो देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी आपके पास, वो क्या होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या था x, डिनोमिनेटर में क्या था y। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 7 और y की वैल्यू क्या आई आपके पास 9। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आई आ गई आपके पास 7/9। क्या आ गया आपके पास 7/9। इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको रेज कर दूं, बिल्कुल सही। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है 5 इयर्स हेंस। हेंस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये बताओ। हेंस का मतलब होता है बाद में, आज के बाद, लेटर। हेंस का मतलब क्या होता है, लेटर, मतलब आज जो चल रहा है उसके बाद। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज है 5 साल बाद उससे, उसकी जो जैकोब के सन्स की एज है, आज से 5 साल बाद जैकोब की एज जो होगी वो उससे 3 टाइम्स होगी। क्या होगी 3 टाइम्स। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले जो जैकोब के सन्स की एज है, तो जैकोब्स की एज क्या होगी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। क्या होगी ऑफ हिज सन्स एज। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर पार्ट नंबर 6। लेट द जैकोब प्रेजेंट एज, मैं मान के चल रहा हूँ जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, इक्वल्स टू x ईयर्स। क्या मान के चल रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू x ईयर्स। कितनी है उसकी x ईयर्स। लेट द जैकोब सन प्रेजेंट एज, क्या प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y ईयर्स। मैं मान के चल रहा हूँ कि जैकोब की एज कितनी है x ईयर्स है, एंड जैकोब के सन्स की एज कितनी है y ईयर्स है। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स हेंस, क्या है 5 ईयर्स हेंस। 5 ईयर्स हेंस का मतलब क्या होता है बाद में, मतलब कि लेटर ऑन, मतलब कि लेटर, ठीक है। 5 ईयर्स हेंस, आज से 5 साल बाद, 5 ईयर्स हेंस 5 साल बाद। देयरफॉर द जैकोब्स एज इज, जैकोब
एज इज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या होगी, x प्लस 5 ईयर्स। एंड द जैकब सन्स एज इज क्या हो जाएगी, y प्लस 5 ईयर्स, क्योंकि आज से 5 साल बाद, आज एज इनकी क्या है x, जैकब की एज आज प्रेजेंट एज क्या है x, तो 5 साल बाद क्या होगी, 5 ऐड हो जाएंगे। तो अगर जैकब के सन्स की एज आज y ईयर्स है तो 5 साल बाद क्या होगी, y प्लस 5 ईयर्स। इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब आगे 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age that of his son। मतलब कि क्या है, अब Jacob will be यहाँ पे Jacob will be 3 times that of his son 5 years later। 5 साल बाद जैकब क्या होएगा, अपने सन का 3 टाइम्स होएगा, अपने सन का क्या होएगा, 3 टाइम्स, 5 years hence। मतलब कि जैकब एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ जैकब सन एज। मतलब कि जितनी जैकब के सन की एज होएगी 5 साल बाद, जैकब की एज उससे 3 टाइम्स क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। इतना समझ आया। जैकब की एज 5 साल बाद क्या है, x प्लस 5, क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू जैकब के सन की एज क्या है 5 साल बाद, वो है आपके पास y प्लस 5। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, वो आ गया आपके पास x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। मतलब कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, मतलब कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। कितना आ गया आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। इतना समय आया, हमने क्या किया, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब क्या है, अगो का मतलब क्या है, पहले, अगो का मतलब क्या है, पहले। सो आल्सो क्या है, 5 years ago, आज से 5 साल पहले जैकब्स एज क्या होगी, आज की एज क्या उनकी x, तो 5 साल पहले क्या होगा, x माइनस 5, क्या होगा, x माइनस 5 ईयर्स, क्या होगा आपके पास, x माइनस 5 ईयर्स। एंड जैकब्स सन एज इक्वल्स टू, आज उसकी एज क्या है, y, तो 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, y माइनस 5 ईयर्स, क्या होगी आपके पास, y माइनस 5 ईयर्स। इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 years ago, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 years ago Jacob's age is 7 times, जैकब की एज क्या है, 7 टाइम्स, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब सन की जितनी एज है उससे 7 टाइम्स क्या है, वो ज़्यादा है। तो 5 years ago जैकब्स की एज क्या है, जैकब्स एज इक्वल्स टू 7 इंटू जैकब्स सन एज, ठीक है। तो जैकब की एज क्या है, 5 साल पहले वो क्या आपके पास x माइनस 5, क्या आपके पास x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू जैकब की सन की एज क्या है आपके पास, y माइनस 5, कितनी आपके पास, y माइनस 5। इतना समय आया। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, मतलब कि क्या आ गया, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 आ गया आपके पास। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, क्या आ गया आपके पास, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इतना समझ आया। हमने उनकी प्रेजेंट एज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब कि हमने क्या करना है, x और y निकालना है, क्या निकालना है, x और y निकालना है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। इतना समझ आया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया और उसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। इतना समझ आया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू क्या आ गई,
10 प्लस 3y, क्या आ गया आपके पास x की वैल्यू 10 प्लस 3y, इतना समझ आएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ x को इन इक्वेशन 2 में, किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर क्या कर देंगे हम इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 के आपके पास x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, क्या है आपके पास x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं हम, क्या पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो 10 प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं 10 प्लस 3y, हमेशा ब्रैकेट में रखो, मैंने आपको बोला x की वैल्यू को, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो क्या आ गया आपके पास 10 प्लस नहीं माइनस 3y, यहाँ पे क्या है प्लस का, माइनस 7y क्या है माइनस का, तो क्या आ गया आपके पास माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30। कितना आ गया आपके पास 10 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, क्योंकि 10 है इधर आके क्या होगा माइनस का, तो क्या आ गया आपके पास माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास माइनस 40 डिवाइड बाय माइनस 4, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से 40 कट गया, मतलब 10 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10, क्या आ गया आपके पास y की वैल्यू 10। अब 10 तो आ गई, अब हमने क्या करना है, पुट करनी है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इस y की वैल्यू को क्या कर देना, हमने पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या आपके पास, ये वाली x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 है, आपके पास क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या आपके पास 10, तो क्या आ गया आपके पास x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10। अब ये 30 उधर आगे क्या होगा ऐड, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10 प्लस 30, क्या आ गया आपके पास 10 प्लस 30, मतलब कि x इक्वल्स टू 40 आ गया आपके पास। x कितना आ गया आपके पास 40, x कितना आ गया आपके पास 40। अब x हमने क्या मान के चले थे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स, मतलब कि जैकोब की जो प्रेजेंट एज आई है वो क्या आ गया आपके पास 40 ईयर्स। एंड जैकोब के जो सन्स की एज आई है प्रेजेंट एज, वो क्या आई है आपके पास y ईयर्स मान के चलते, y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 10, तो कितनी आ गई उसकी 10 ईयर्स, कितनी आ गई उसकी 10 ईयर्स। तो ये चीज एंड में लिखनी जरूरी है, देयरफॉर जैकोब प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 40 ईयर्स एंड जैकोब सन प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ये चीज एंड में लिखनी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके 1 या हाफ मार्क्स क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म है।